नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम बात कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन की, जिसका 19वां संस्करण इस वक्त ब्राजील के रियो डी जेनेरो में चल रहा है, जिसमें अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष सत्र में भाग भी लेंगे जो सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर आधारित है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रियो डी जेनेरो पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और ब्राजील में पीएम मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद किया, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बताया और एक वीडियो भी साझा किया। और प्रधानमंत्री ने इस वीडियो में G20 की ही झलकियों को प्रस्तुत किया और साथ ही बताया किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने G20 रियो समिट के अवसर पर उनका स्वागत किया। साथ ही प्रधानमंत्री की कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और पीएम ने इस संवाद को सुखद और सार्थक बताया। इस अवसर पर G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी बैठक हुई, मुलाकात हुई और विभिन्न नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री की यूरोपीय संघ की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन से भी उन्होंने मुलाकात की और यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया और बताया कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक भलाई के लिए निरंतर काम करेंगे। साथ ही उनकी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री से भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और अपनी सभी मुलाकातों को प्रधानमंत्री ने शानदार बताया और मिस्र के साथ विशेष तौर पर भारत के रिश्तों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। और यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टामर के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और इस बैठक को तो विशेष तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बेहद उत्पादक बैठक थी और दोनों देशों ने एफटीए पर भी बातचीत को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता पर बल भी दिया। तो G20 की ये बैठक जो कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है। ये एक ऐसी बैठक है जहां पर विश्व की 20 बड़ी आर्थिक महाशक्तियां एकत्र होती हैं, जो विश्व के और वैश्विक के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी मंथन किया जाता है। किस तरीके से विश्व को एक बेहतर स्वरूप प्रदान करने की दिशा में तमाम देश, तमाम अर्थव्यवस्थाएं भागीदारी कर सकती हैं और जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली एग्रीमेंट यानी दिल्ली का घोषणा पत्र सामने आया, जब भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता में इसे जन केंद्रित एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया, उसके बाद से लेकर अब इस बार के भी ब्रिक्स के G20 शिखर, इस बार के ब्राजील के G20 शिखर सम्मेलन में भी किन मायनों में दिल्ली का घोषणा पत्र एक छाप दिखाता है, ये भी बात हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया। कल रात ही G20 का घोषणा पत्र यानी रियो घोषणा पत्र 2024 को स्वीकार किया गया। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर जोर दिया गया और इस घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि यूएन चार्टर को ही मार्गदर्शक मानकर उसके प्रावधानों पर सभी देशों को अमल करना चाहिए। पश्चिम एशिया के संकट पर भी गहरी चिंता इस मंच पर प्रदर्शित की गई और विशेष तौर पर जो गाजा में मानवीय त्रासदी है उसका उल्लेख करते हुए ये कहा गया कि वहां मानवीय सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और जो प्रयास हैं उनको और विस्तृत किया जाना बहुत जरूरी है। और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन इस रियो डिक्लेरेशन में किया गया है। तो रियो घोषणा पत्र के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे, आगे हम इस कार्यक्रम में रखेंगे उन्हें विस्तार से आपके सामने, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर,
और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। तो G20 का घोषणा पत्र जिस पर सभी की नजर लगी हुई थी कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि इस घोषणा पत्र के आने से पहले घंटों 2-3 अहम मुद्दे रहे जिन पर मंथन होता रहा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और उसको लेकर वित्त की बात तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ गजा का संघर्ष और यूक्रेन संघर्ष, युद्ध, ये वो ऐसे बिंदु रहे जिस पर पूरा विश्व बटा नजर आया। एक वक्त तो ऐसा भी था जब लगा कि शायद इस घोषणा पत्र पर सहमति बन नहीं पाएगी, लेकिन आखिरकार कल रात ये घोषणा पत्र सामने आया और ये जो 22 पन्नों का घोषणा पत्र था जिसमें 85 ऐसे बिंदु थे जिन पर पूरी रिपोर्ट आधारित थी। ऐसे में उद्देश्य एक ही था कि जो विश्व के सामने मुख्य चुनौतियां हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, और इस घोषणा पत्र में तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र भी किया गया, जिनमें से कुछ बड़ी चुनौतियों का आपके सामने रखना चाहेंगे कि क्या कुछ निकलकर सामने आया। सतत विकास, क्योंकि हम जानते हैं शुरू से ही और खासतौर पर इस बार की G20 की थीम ही सतत विकास पर आधारित थी, तो ऐसे में 3 आयाम परिभाषित किए गए हैं इस घोषणा पत्र में कि जब हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, इन तीनों आयामों के आसपास घूमता है हमारा सतत विकास के लक्ष्य। और ऐसे में यह बात कही जा रही है लगातार कि मजबूत, संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से ही सतत विकास के जो लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक हासिल करना है उनकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन 2030 वर्ष की जब बात की जाती है तो मात्र 6 वर्ष ही रह गए हैं 2030 में। ऐसे में अभी तक का भी अगर आकलन किया जाए तो यह पाया जाता है कि मात्र 17% SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही हासिल किया जा सका है। असमानताएं कम की जानी बहुत जरूरी है, जिसके लिए डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए ताकि सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जा सके। साथ ही साथ ये बात भी सामने रखी गई है कि कैसे लचीली समावेशी वित्तीय प्रणाली इस तरह की सामने आनी चाहिए जिससे कि लोगों को आर्थिक विकास के लिए वित्त मिल सके। आगे बढ़ते हैं सतत विकास के आगे अगर हम बात करें तो हम पाते हैं आतंकवाद को लेकर बहुत ही स्पष्ट नजरिया, सभी देश इस पर एकमत नजर आए कि किस प्रकार हर प्रकार के आतंकवाद की इस घोषणा पत्र में निंदा की गई है और आतंकवादियों को वित्त मुहैया कराने वाले लोगों के प्रति भी एक सहमति नजर आई। आतंकवाद की निंदा स्पष्ट शब्दों में की गई है। और एक बड़ा मुद्दा जो छाया रहा इस G20 में वो था यूक्रेन युद्ध का मुद्दा, लेकिन जो शब्दों का चयन किया गया है उस पर जरूर गौर करिएगा, क्योंकि यहां लिखा गया है कि यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और शांति का समर्थन करने वाली सभी प्रासंगिक और रचनात्मक पहल का हम समर्थन करते हैं, कि कोई भी पहल जिसके माध्यम से हम वहां पर शांति ला सके। लेकिन साथ ही यह भी बात कही गई है कि बल प्रयोग ना किया जाए, क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल प्रयोग की धमकी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसकी सभी ने एक ही सुर में निंदा की है। यूक्रेन युद्ध के अलावा लेबनान और गजा का संघर्ष भी यहां छाया रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर एक और बिंदु जो सामने है कि बातचीत से ही इसका हल निकाला जाना चाहिए। लेबनान गजा संघर्ष के लिए कहा गया है कि जो व्यापक युद्ध विराम होना चाहिए, बड़े स्तर का, हर स्तर का जो युद्ध विराम है इसका एक व्यापक दायरा होना चाहिए, लेकिन आम नागरिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, उन तक मानवीय सहायता पहुंचाए जाने का भी इसको भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग जो इस संघर्ष से जूझ रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जिसको लेकर भारत भी इसी बात को हमेशा आगे कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, इसके प्रति भी समर्थन दोहराया गया है।
एक और बड़ा मसला जो छाया रहा वो था जलवायु परिवर्तन का मसला। उसमें 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को स्वीकार किया गया है। हालांकि विभिन्न देशों के अपने पीक ईयर्स हैं, यानी एमिशन के पीक ईयर्स, और टारगेट ईयर्स, यानी नेट जीरो किस वर्ष तक वो हासिल कर पाएंगे। लेकिन बड़े तौर पर देखें तो एक समर्थन, एक सहमति इस मुद्दे पर बनी कि 2050 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो पृथ्वी का तापमान है उसको सीमित किया जाना बहुत जरूरी है। सभी स्रोत से जलवायु वित्त बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, और लेकिन वित्त को कौन देगा इसकी बात नहीं की गई। यह जरूर कहा गया कि बिलियंस नहीं ट्रिलियंस की बात की जानी चाहिए, मगर कौन देगा ये ट्रिलियंस, इस पर खामोश है ये घोषणा पत्र। साथ ही एक कार्यबल की स्थापना भी की गई है जो ग्लोबल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की बात करता है। लेकिन इसमें किया क्या जाएगा? इस कार्यबल के तहत जो सभी देशों की जब चर्चाएं होती हैं तो हम जानते हैं शेरपा ट्रैक होता है, वित्त ट्रैक होता है G20 में। इन दोनों को साथ लाने की बात की जा रही है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर वित्तीय, आर्थिक और विकास के हमारे जो भी एजेंडे हैं देशों के, उनके केंद्र में आना चाहिए जलवायु परिवर्तन। इस बिंदु के साथ इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन पर बड़े तौर पर देखें तो ये बात सामने आई, लेकिन साथ ही उम्मीद जाहिर की गई कि इस वक्त COP29 बाकू में जो चल रहा है वहां पर वित्त के संदर्भ में कुछ बड़ी घोषणा, खासकर NCOC को लेकर, यानी एक समान लक्ष्यों को लेकर जो आगे बढ़ने की बात की जा रही है, उसको लेकर कुछ सहमति बन पाएगी। आगे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार, ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर G20 के देश, खासतौर पर विकासशील देश, लगातार मुखर रहे हैं। भारत भी विभिन्न मंचों पर इस बात को उठाता रहा है। यहां पर भी इसको लेकर घोषणा पत्र में ये बात कही गई है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार, वक्त के अनुसार जो बदलाव हुए हैं और जो कम प्रतिनिधित्व जिन देशों को मिला है, मिलना चाहिए, उसको लेकर सुधार होना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक में भी सुधार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियां जैसे WTO, तो तमाम अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनमें सुधार होना चाहिए ताकि देशों का विकास सही तरीके से आगे बढ़ सके। इसको विकास के साथ भी जोड़ा गया है। एक बड़ी पहल जो G20 में रियो से सामने आई वो है भूख के खिलाफ गठबंधन, एक अलायंस जिसको लेकर 81 देशों ने सहमति भी दी है। इसका उद्देश्य एक ही है कि दशक के अंत तक, यानी 2030 तक 1 बिलियन लोगों तक पहुंचा जाए। 81 देशों ने इसमें सहमति की है, हस्ताक्षर किए हैं। अर्जेंटीना ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसमें दुनिया की विभिन्न पहलों को भी, गुड प्रैक्टिसेस को, विभिन्न देशों की जो प्रैक्टिसेस हैं जो सफल साबित हो चुकी हैं, उनको भी साथ लाया जाए, अलग अलग देशों तक उनको पहुंचाया जाए ताकि लोग भूखमरी और गरीबी से जूझ सके। आगे बढ़े तो इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू जो घोषणा पत्र में जिसको जगह मिली है वो है तकनीकी नवाचार की, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि अगर हमें आर्थिक तरक्की करनी है तो तकनीक उसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों तक सहूलियतें पहुंच सके। इस बात को तो सामने रखा, लेकिन साथ ही वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाए। ऐसे में हम जानते हैं कि दिल्ली एग्रीमेंट के तहत भी और भारत भी लगातार DPI को लेकर, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम देशों को अपनी ओर से भी समाधान मुहैया कराने की बात लगातार करता रहा है। इस घोषणा पत्र में भी इसको जगह मिली है। लेकिन वहीं एक और बड़ी पहल, एक बिंदु जिसको सामने लाया गया वो है अनुसंधान और नवाचार का। दिल्ली एग्रीमेंट जब हुआ था, यानी पिछले साल G20 में भारत की ओर से एक पहल की गई थी जब रिसर्च एंड इनोवेशन वर्किंग ग्रुप को बनाया गया था, और इस वक्त रियो में इस वर्किंग ग्रुप का पहला इनॉग्रेल सेशन हुआ है। तो यानी अब ये वर्किंग ग्रुप काम करना शुरू कर चुका है, जिसमें रिसर्च एंड इनोवेशन को लेकर, यानी अनुसंधान को लेकर सब विभिन्न देश साथ आए, विभिन्न देश एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, सहयोग करें ताकि जो विकासशील देश है उन तक ये अनुसंधान पहुंच सके, वो इसका लाभ उठा सके। एक और वर्किंग ग्रुप जो दिल्ली एग्रीमेंट के टाइम पर ही बना था वो था महिलाओं का वर्किंग ग्रुप, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्किंग ग्रुप। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विमेन लेड डेवलपमेंट कई साल पहले भारत में ये नारा दिया था, तो उसके बाद G20 के मंच पर भी इसी बात को आगे बढ़ाया गया, और अब भी G20 में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को ही आगे बढ़ाया गया है। G20 महिला सशक्तिकरण वर्किंग ग्रुप जो दिल्ली में बनाया गया था दिल्ली एग्रीमेंट के तहत, उसका पहला आयोजन यहां रियो में किया गया है, और इसमें लैंगिक समानता को हासिल करना और पूर्ण सशक्तिकरण, यानी सभी बेटियों को, महिलाओं को सशक्त करना, इस एक बड़ी सोच के साथ सामने चल रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ मुलाकात की है। ब्राजील और भारत जो साउथ अफ्रीका के साथ ट्रॉयका के सदस्य हैं, ऐसे में हम देखते हैं किस तरीके से जब प्रधानमंत्री G20 के समिट के लिए भी पहुंच रहे थे, तब भी इसी गर्मजोशी के साथ
लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से थामते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए, जो दिखाता है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच की केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं ब्राजील और भारत कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं, जिसमें ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत और ब्राजील दोनों एक समान सोच रखते हैं और ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ब्राजील की अध्यक्षता में G20 का समिट रियो में हुआ है तो उस वक्त पर बहुत से भारत की ऐसी सोच रही हैं जो हमें यहाँ भी परिलक्षित होती नजर आई हैं, जो ये भी दिखाता है कि भारत ने जिस तरीके की जन केंद्रित G20 का आगाज किया था उसी को आगे और विस्तार दिया है राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने। और उनकी जो प्राथमिकताएं इस G20 के तहत रही हैं उनको भी जहां एक और स्वीकृति मिली है, जिनमें से एक कर कराधान भी है, जिसमें विश्व के बहुत अमीर लोगों पर कर लगाने की एक सोच जिसको राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सामने रखा और जिसको इस घोषणा पत्र में भी स्थान दिया गया, जो एक बड़ी जीत राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की मानी जा रही है। लेकिन ब्राजील और भारत दो ऐसे देश जो एक दूसरे के साथ लगातार अच्छे संबंध बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये जो मुलाकात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हो रही है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें ये दिखाता है कि दोनों नेता एक साथ विकासशील देशों का, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने को तैयार और दोनों ग्लोबल साउथ के ही मुद्दों को आगे बढ़ाने को तैयार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के विकास के बिना G20 के भी जो लक्ष्य हैं वो अधूरे हैं। विश्व का भी विकास संभव नहीं है अगर ग्लोबल साउथ का विकास नहीं होता। और इस वक्त हम जानते हैं कि ब्राजील और भारत, उससे पहले अगर हम देखें तो भारत में जब दिल्ली में जब G20 हुआ था तो उस वक्त इंडोनेशिया ट्रॉयका का सदस्य था और अब आगे साउथ अफ्रीका, चारों देश ऐसे हैं जो ग्लोबल साउथ का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो G20 एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच हो गया है जहां से ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मुखरता से मंच मिल रहा है और अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल है। और फिलहाल यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम आगे भी चर्चा करेंगे हमारे विशेष मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्राजील के रियो में जो इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें वैश्विक मसलों पर मंथन हो रहा है। लेकिन कल रात ही इसका घोषणा पत्र भी सामने आ चुका है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष सत्र में भाग लेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर आधारित है। इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं जो विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रवि जोशी भी जुड़ गए हैं जो विजिटिंग फेलो हैं ORF के। हम दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। रवि जोशी जी, अगर सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूँ, क्योंकि रियो का घोषणा पत्र हमारे सामने है, उम्मीदें बहुत ज्यादा की थी, कुछ बिंदुओं पर बहुत हासिल कुछ हो भी पाया है, कुछ बिंदुओं पर अभी कसर रह भी गई है, लेकिन आपके हिसाब से कैसे देखते हैं आप इस रियो के घोषणा पत्र को? धन्यवाद। देखिए, मैं अपनी पॉइंट शुरू करना चाहता हूं जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कल इनॉग्रल भाषण में, उद्घाटन भाषण में जो कहा था, उस बिंदुओं को मैं लेता हूं। उन्होंने कहा मोस्ट अर्जेंट, अत्यावश्यक और बहुत ही मुख्य बिंदु ये है क्लाइमेट क्राइसिस या जलवायु संकट और रेजिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इजराइल और गाजा में चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीनियंस के बीच में और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो लेबनान में चल रहा है। इन बिंदुओं को मैं लेता हूँ। देखिए, क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर अभी बहुत कुछ करना है और जो भी इसमें क्या है,
द एंटायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो इट इज स्क्यूड अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज, इट इज इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इसको हमको समझना चाहिए। ये जो संगठन है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी है, डेवलपिंग कंट्रीज भी है, और उनका सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं वो लोग जो गरीब देश है उनके ऊपर भारी प्रभाव डालते हैं कि तुम अपना डेवलपमेंट को मत करो, जिससे ये होता है कि आप अपना कोयला इस्तेमाल करते हैं जो या फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है। तो और ये जो मोबिलाइजिंग एक्शन फॉर क्लाइमेट क्राइसिस जो आपने एक बिंदु बहुत अच्छी तरह से बताया, उस पर खामोशी जताया। तो आपने ये भी बताया कि उस पर खामोशी जताया। तो ये असली मुद्दा ये है कि डेवलप्ड वर्ल्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। जो उनको जो प्रदूषण कर चुके हैं उसके लिए वो जो क्या पेनल्टी देने को तैयार है? आर दे एबल टू सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ the enormous 80% of poor of the world who also are seeking food security, shelter, water. चलिए यहाँ पर मैं जोशी जी, यहाँ पर मैं संजय भट्टाचार्य जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। संजय जी, जब हम बात G20 की करते हैं तो ये बात भी दीगर है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करने वाले, ऊर्जा के उत्पादन करने वाले इसी G20 से जुड़े हुए हैं। वहां पे अगर हम बात करें 2023 तक तो ये आकलन था कि 77% कार्बन एमिशंस G20 के द्वारा की जा रही हैं, और अब उसमें अफ्रीका संघ को भी छोड़ दो तो ये 82% से अधिक हो जाता है। क्या जिम्मेदारी G20 की ज्यादा थी और जो हासिल किया गया वो कम था? और क्या इसको देखते हुए COP29 जो बाकू में हो रहा है वहां पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है? क्योंकि इस घोषणा पत्र में भी यही उम्मीद जताई गई कि इस दिशा में कि वित्त को लेकर जो बात की जा रही है और लक्ष्यों को लेकर भी जो बात की जा रही है, बाकू से जो भी निकल कर आएगा उसको लेकर सहमति दिखाई गई है। देखिए, G20 एक ऐसा संगठन है जिसे हम लोग कहते हैं कि एक ब्रिज बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड है। क्योंकि आपको पता है कि पहले जब एक G7 हुआ करता था, उन्होंने देखा कि G7 से मामला पूरा हल नहीं हो रहा है। उनका जो कंट्रोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर, वो नहीं चल रहा है। उनको बाकी देशों का संगठन लेना बहुत जरूरी हो गया। ऐसे ही G8+ आउटरीच हुआ, उसके बाद G20 हुआ। G20 एक ब्रिज है, इसमें समझौता की बहुत जरूरी है। मेरे पहले जो कह रहे थे कि समझौता आज तक पूरा नहीं हुआ है, ये सही है, लेकिन बातचीत जो चल रही है वो एक सही दिशा में चल रही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन पे और प्रेशर हो रहा है कि उनका जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर वो लोग कुछ गौर करें। अगर आप देखें, इस बार का जो G20 का डिक्लेरेशन आया है क्लाइमेट चेंज के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो है रेलेवेंट सेक्शंस, ये ज्यादातर हम देख रहे हैं कि COP29 से उन्होंने लैंग्वेज अडॉप्ट किया है। और इसमें COP29 का जो है, जो अभी इवॉल्विंग है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग अभी इवॉल्व कर रहा है, सबसे ज्यादा समस्या ये है कि who will finance the development, who will finance climate change action, mitigation, adaptation का जो करना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा डेवलपिंग कंट्रीज को, वो कौन उसका खर्चा बहेगा? और इसमें डेवलप्ड कंट्रीज अभी भी राजी नहीं है। ये बाली से शुरू हो रहा है। बाली में बहुत इसके बारे में बातचीत हुआ। इंडिया में भी जब हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने जब समिट होस्ट किया, इसमें बहुत इस पे बातचीत हुआ, कुछ प्रोग्रेस हुआ है। और इस बार ब्राजील में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स बढ़े हैं, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ कि क्या होगा। COP29 में एक इंपॉर्टेंट सजेशन आया है जो कि लॉस और डेग्रेडेशन के बारे में है, जो कि फ्लड्स, ड्राउट्स, अर्थक्वेक वगैरह जो होता है उसके लिए एक फंड किया जाएगा, और इसका एक क्वांटिफाइड अमाउंट अभी हुआ है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि वो कमिट करेंगे। ये ज्यादातर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स है, लेकिन इकोनॉमिक चेंज का जो बात है उसके बारे में अभी तक समझौता नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल इस बात को भी लेकर आता है कि पहले तो वित्त नहीं दिया जा रहा विकसित देशों के द्वारा, दूसरी बात कि अगर दिया भी जा रहा है तो उसमें से 45-48% ऐसा है जो ऋण के रूप में दिया जा रहा है, जिससे इन विकासशील देशों पर और ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन के सत्र को संबोधित करेंगे, तब उम्मीद है कि वो तस्वीर भी सामने रखी जाएगी जिसको लेकर भारत एक
सफल देश के तौर पर सबके सामने आ रहा है जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यही है कि हमको कोयले वाली बिजली से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत की ओर रुख करना होगा। ऐसे में रवि जोशी जी, भारत का उदाहरण भी देशों के सामने होना चाहिए, क्योंकि हमने जिस तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, चाहे उसमें सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे उसमें पवन ऊर्जा की बात करें, वैकल्पिक ऊर्जा के तमाम स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम काम करते नजर आ रहे हैं और विश्व के स्तर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये उदाहरण G20 के मंच पर कितना महत्वपूर्ण, और खासकर जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाती है। इस मामले में हमने काफी प्रोग्रेस किया है। वी आर यूजिंग lot more renewable energies, and but you must remember here that 2017 May, India, China, Russia and Saudi Arabia had an agreement that they will not accept reduction in fossil fuels and coal unless they are subsidized, unless they are compensated. So ये मुद्दा अभी भी वही रहा है। तो इस पर हमको दबाव डाल रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड, but there is no compensation. As Sanjay Bhattacharya clearly said, there is no financial commitment or technology transfer from the developed world to the developing world. तो इससे ये पूरा जो हम लोग घोषणा पत्र देखते हैं, इसमें ये तो सिर्फ it looks like an empty rhetoric. There is no serious commitment coming from the developed world. So it is not going to succeed to a great extent. That is my view. जी, चलिए देखना होगा इस बात को लेकर। हालांकि उम्मीद बनी रहनी चाहिए, ये बात है, देखना होगा कि क्या रुख लेता है बाकू में COP29 का सम्मेलन, और G20 में जो कुछ निकल कर आया है उसमें जलवायु वित्त को लेकर कुछ सकारात्मक पहल नहीं दिख रही थी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर मैं मेहमानों से अनुरोध करूंगी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमने दिखाए थे दृश्य अपने दर्शकों को कि किस तरीके से अभी से कुछ ही देर पहले ब्राजील के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई है, और ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की मेजबानी में जो पिछला G20 सम्मेलन हुआ था उसे एक प्रेरणा भी बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने नई दिल्ली G20 से प्रेरित होकर कई ऐसे बिंदु हैं जिन्हें इस सम्मेलन में शामिल किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनका देश इस सम्मेलन की मेजबानी उसी दक्षता के साथ करना चाहता था जैसा पिछली बार भारत ने किया, क्योंकि भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत ने अपने देश भर के कोनों में जाकर G20 के वर्किंग ग्रुप्स के और बाकी सेशंस का आयोजन किया और भारत को विश्व के सामने भी एक तरीके से प्रस्तुत किया। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त सीधे रियो डी जेनेरो से हमारे साथ बने हुए हैं। सुधाकर, ब्राजील के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 का दिल्ली में जो आयोजन हुआ उसकी तारीफ करना यह भी दिखाता है कि एक बड़ा स्तर G20 का जो भारत ने दिया वो अब आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल ममता, और देखिए यहाँ हर एक इंतजाम, छोटी से छोटी इंतजाम की बात की जाए, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाना हो, जो यहाँ कवरेज प्लान्स है वर्ल्ड लीडर के, उसकी बात हो, आपने मीटिंग्स G20 के समिट से पहले वो ब्राजील के विभिन्न शहरों में कराने की बात, और खास तौर से जो भारत में जो घोषणा पत्र में जो चीजें सामने आई थी, कुछ उसी तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाना, चाहे इंक्लूसिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हो, भूख गरीबी से जुड़ी हुई बात हो, एनर्जी की बात हो, तो इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाने की बात करना, डाटा गवर्नेंस की बात करना। आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक समिट हो रहा है, जी सुधाकर आगे दिख रहा है, तो बड़ा भारत में जो छाप है वो आने। माफी चाहते हैं सुधाकर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जाहिर है कि दोनों देश ब्राजील और भारत बहुत कुछ है जो साझा करते हैं, और ऐसे में G20 की भी जो सोच और बड़े बिंदु हैं उनको लेकर भी जिस तरीके की दशा दिशा दिल्ली ने अपने सामने अपने इस मंच पर जाहिर की और प्रस्तुत की, उसी को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है ब्राजील भी। हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। संजय भट्टाचार्य जी, आप भी इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जब दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा था और जिस स्तर का आयोजन हो रहा था, जिस तरह बैठ के हो रही थी और जो महत्वपूर्ण पहल की जा रही थी और जो घोषणा पत्र में भी दिख रही थी, उनको लेकर सभी ने सराहना की थी दिल्ली की तब भी। जी, पिछले साल जब
भारत के नेतृत्व में G20 हुआ था, वो एक पीपल्स G20 था। वो जैसे आपने कहा कि देश के कोने कोने तक पहुंच गया, देश के सभी लोग उसमें शामिल हो गए, और ये एक बिल्कुल ही अनोखा था। ये एक डेमोक्रेसी का मिसाल था जो कि भारत सारे दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमारा जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको भी डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है। दूसरा था, ये बहुत ही पार्टिसिपेटिव था क्योंकि इसमें ग्लोबल साउथ का जो पार्टिसिपेशन हुआ था, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया मेंबर के रूप में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर हम खास कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देखें, जो कि वाटर समिट था या जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो प्रोग्रेस हुआ था, ये बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जांपल्स है। प्रेसिडेंट लूला जब उनके ओपनिंग रिमार्क्स कह रहे थे, उन्होंने इसका जिक्र भी किया, जैसे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 कैसे आगे बढ़ा था और वो कैसे उस बेटन को आगे ले जा रहे हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि आज के दुनिया में वो पुराने मसले अभी भी मौजूद हैं, दुनिया में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, दुनिया में बहुत लोग अभी भी रीसेटल हो रहे हैं, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का असर और ज्यादा लोगों पे हो रहा है, और हंगर एंड पॉवर्टी को उन्होंने कहा सबसे सीरियस क्राइसिस उन्होंने बताया। और प्रधानमंत्री जी ने भी हंगर और पॉवर्टी का जो जिक्र किया, प्रेसिडेंट लूला ने उसको समर्थन दिया कि उसके बारे में हमें उनका जो अलायंस है उसको ज्वाइन करेंगे और उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमारे देश में कैसे हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रहे हैं। हमारे देश में पिछले 10 सालों में 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया है, और हम लोग बाहर की दुनिया में, अफ्रीका में कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है जो कि एक देश से दूसरे देश तक चलता है, क्योंकि इस साल आप जानते हैं भारत ना सिर्फ भारत के हैसियत से, हालांकि वो ट्रोइका के हैसियत से भी पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल जाहिर है, और ट्रोइका का सदस्य रहा है भारत, और इसीलिए भारत की इस मंच पर उपस्थिति भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो भारत कह रहा है उसको विश्व सुनना भी चाहता है। तो ऐसे में जब सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण के सत्र में प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बोलेंगे तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन रवि जोशी जी, जब हम सतत विकास की बात करते हैं, सतत विकास लक्ष्य जिन्हें 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया है, और अभी तक विभिन्न देशों की ओर देखते हैं तो ज्यादा विकास नहीं हो पाया है, ज्यादा लक्ष्य हासिल करने की ओर नहीं आगे बढ़ पाए हैं देश, जबकि भारत कोविड जैसी समस्या के बावजूद अपने सतत विकास लक्ष्यों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे वो हम स्वच्छ पेयजल देने की बात करें, हम बिजली देने की बात करें, सौर ऊर्जा जैसे अन्य ऊर्जा के स्रोत की बात करें इत्यादि, बहुत सारे विभिन्न पहलू जो हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की भी बात करें, जो SDGs हैं उनको लेकर भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो भी एक प्रेरणा देना चाहिए उसको भी G20 के लिए। ये बात सही है कि भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सतत विकास आप कहते हैं, उस पर काफ़ी विकास किया है, particularly raising poverty levels. We have raised about 200 to 250 million people above the poverty line, which is an enormous achievement in the last 10 years. And that's in part of the sustainable development goals. तो ये, और मगर एजुकेशन में भी और हेल्थ सेक्टर में भी हमने काफ़ी विकास किया है। फिर भी हमारा रैंकिंग इन द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज नॉट वेरी हाई. It is still at 109 out of 166 countries. So we need to do a lot more. अभी बहुत कुछ करना है. And जब हम लोग दूसरे कंट्रीज को देखते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलरली अफ्रीका में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वहाँ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, और वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कोई भी डेवलप्ड वर्ल्ड उसको जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है. So, and China, which is investing a lot in African countries, is doing it out of a different set of interests. तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, इट इज़ पार्टिकुलरली आइदर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या कुछ और इन्वेस्टमेंट हो, ये सब किसी और इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है. तो इसको देखते हुए भारत ने भी एक अफ्रीका समिट किया कुछ साल पहले, अभी एक और अफ्रीका समिट करने का समय आ गया है, तो हम लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं. तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल मल्टीलैटरल एफर्ट. देखिए, ये मल्टीलैटरल एफर्ट जो भी करना होता है उसके पीछे एक मल्टीलैटरल विजन होना चाहिए, एक मल्टीलैटरल वैल्यू होना चाहिए. तो अभी क्या हो रहा है, नाउ द एंटायर ग्लोबलाइजेशन हैज टेकन अ रिट्रीट. Particularly after 2016 when Trump came to power, he completely reversed the globalization process. अभी फिर वही होने वाला है. जनवरी में जब ट्रंप
प्रेसिडेंसी लेंगे, फिर वो ही विल गो अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड एंड ही विल विथड्रॉ फ्रॉम मल्टीलैटरल फोरा, like he will not contribute to NATO, he has already withdrawn from Trans-Pacific Partnership. तो ये सब पार्टनरशिप से वो निकल जाएंगे। और पेरिस क्लाइमेट चेंज से तो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव वॉकड आउट। तो जब अमेरिका खुद सबसे प्रबल राष्ट्र जो है वो खुद मल्टीलैटरल फोरम से बाहर निकल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा धक्का लगेगा मल्टीलैटरल फोरम के लिए। तो ये देखना होगा कि अगले आने वाले समय में अमेरिका का रोल क्या रहेगा और इसका कैसे रिस्पॉन्स बाकी देश करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, ऐसे में संजय जी आपको क्या लगता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विकासशील देशों की और विकसित देशों की, तो एक डिवाइड तो नजर आता है, लेकिन विश्व के विकास को लेकर अभी चूंकि इस घोषणा पत्र में तमाम बातें ये भी कही गई हैं कि किस तरीके से वैश्विक मुद्रास्फीति अब कोविड के बाद जिस तरीके के हालात थे उनसे संभलती नजर आ रही है, किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो उनमें भी ऐसा सुधार होना चाहिए ताकि आर्थिक विकास के लक्ष्यों के लिए वित्त विकासशील देशों के लिए भी मुहैया हो सके इत्यादि। इस तरह के बहुपक्षीय मंचों पर जब तमाम देश एकत्रित होते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, घोषणा पत्र सामने आता है, कितना तस्वीर पर बदलाव का असर प्रभावी साबित हो पाते हैं इस तरह के घोषणा पत्र? या अब जैसे भारत वहां गया है, G20 में हमने शिरकत की, अपनी बात हमने सामने रखी, क्या कुछ हासिल कर पाते हैं देश? जी, मेरे ख्याल में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सब कोमा में है, वो कुछ करने की सक्षमता नहीं रखते हैं आज के दिन में। और ये इसलिए है क्योंकि आजकल का जो समस्या है और आजकल का जो स्थिति है उसको वो सही तरह नाइदर रिप्रेजेंट करते हैं ना कि उनका उस चैलेंज का कोई जवाब ढूंढ पाते हैं। इसलिए मल्टीलैटरलिज्म आज बहुत ही समस्या में है। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, WTO देखिए, WHO देखिए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, IMF सारे इस समस्या में है। और इस समस्या के कारण दो चीज हो रहे हैं। एक है कि हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म लाओ, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड पावर्स है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है, वो अपना पावर गिव अप नहीं करना चाहते, शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। और इसको हल करने के लिए हमें और भी सक्षम होना होगा, और भी ज्यादा इकोनॉमिक पावर होना होगा। दूसरा चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। हम लोग अपना संस्था बना रहे हैं जो कि रीजनल हो, प्लूरिलैटरल हो, जिसमें हम लोग ये सारा कुछ जितना भी हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट उसको आगे बढ़ाए। G20 भी एक ऐसा ही है, क्योंकि G20 जैसे मैंने पहले कहा था ये ब्रिज है, लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज का जो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस है कुछ हद तक आगे बढ़ता है। अब देखिए इस बार जो रियो डिक्लेरेशन में 3 ब्रॉड पॉइंट्स हैं, जिसमें से ग्लोबल गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन ग्लोबल गवर्नेंस का जो रेलेवेंट पैरास है वो ज्यादातर हमारा जो रिसेंट जो फ्यूचर समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, जहां पे प्रधानमंत्री जी भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उसके जो सेक्शंस है उसको डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है। तो कोई प्रोग्रेशन नहीं है। फ्यूचर समिट का जो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है उसमें कहा गया था कि हाँ, हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म करना चाहिए, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन की जरूरत है, एक टेक्स्ट की जरूरत है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन नहीं था। आज भी G20 में भी उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यानी कि हम लोग वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम का जो अगर हमें रिवाइव करना है, हम लोग वहीं पे है जहां पे हम लोग अगस्त में थे। यानी ये एक बड़ी चुनौती विश्व के सामने है कि कैसे इस तरह की बाधाओं को पार करते हुए मल्टीलैटरलिज्म को फिर से वापस लाया जाए। लेकिन ऐसे में रवि जोशी जी, जब हम बात करते हैं भारत के नेतृत्व की बात करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि भारत की बहुत सारे ऐसी सोच हैं जो न केवल रियो घोषणा पत्र में नजर आ रही हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विमर्श के केंद्र में वो बिंदु आते हैं। अब इस वक्त अगर हम बात करते हैं यूक्रेन युद्ध की या लेबनान गजा संघर्ष की बात करते हैं, जो भारत लगातार कहता आ रहा है वही हमें इस घोषणा पत्र में भी नजर आया है कि आपको संवाद से समाधान तलाशना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कहा गया है कि आपको 2 नेशन थियरी को ही उन्होंने भी सामने रखा, 2 स्टेट थियरी को सामने रखा है, जो बात भारत कहता रहा है। भारत की सोच एक बार फिर मुखरता से इस मंच पर भी सामने आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का जो घोषणा पत्र लास्ट ईयर
इंडिया में जब हुआ था G20 समिट, उसमें जो उन्होंने कहा था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दैट इज स्टिल रेलेवेंट। वो अभी भी बहुत ही समंजस है वो। और ये जो आपने युद्ध की बात किया यूक्रेन और रशिया के बीच में और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, और देखिए यहाँ पर वाद विवाद से समाधान होना चाहिए, ये तो सब लोग कहते हैं, मगर हो नहीं रहा है अभी। दैट इज बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग इजराइल इन इट्स जेनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। ये इसके लिए कोई दबाव नहीं डाल रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल का कंडेमनेशन भी नहीं हो रहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंप्लीट फेलियर हो गया इस मामले में, इस युद्ध को रोकने के लिए, और वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा लोग मर गए, अभी भी कोई समाधान नहीं दिख रहा है। और इजराइल ने तो 2 स्टेट सोल्यूशन को तो मान ही नहीं रहा अभी, वो तो बिल्कुल मान नहीं रहा, उस छोड़ दिया उसको। तो सिर्फ ये तो एक डिमांड है पैलेस्टीनियन की तरफ से और जो वेस्ट बैंक में रहते हैं उन लोगों की तरफ से, मगर मेरे को नहीं लगता कि अब 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होने वाला है वहाँ पर। तो वो तो पूरा पैलेस्टाइन को वहाँ से ख़त्म करेगा। और जो प्रेसिडेंसी आ रहा है अमेरिका में, वो लोग तो इजराइल को कहते हैं कि आप ख़त्म करो इनको, फ्लैटन दिस लैंड, फिनिश दिस प्रॉब्लम। तो ये जो विवेक रामस्वामी है रिपब्लिकन सेनेटर, वो तो खुलेआम वो तो बोलता है कि इजराइल शुड फिनिश ऑफ ऑल द हमास लीडर्स इन नॉट ओनली इन गाजा बट ऑल्सो इन लेबनान। सो ये वो पता नहीं कब तक चलेगा ये। और यूक्रेन और रशिया के बीच में मेरे को ये उम्मीद है कि जब ट्रंप आएंगे व्हाइट हाउस में, तब ये यूक्रेन युद्ध शायद रुक जाएगा, क्योंकि वो अमेरिकन सपोर्ट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट्स को नहीं मिलेगा। और यही एक उम्मीद है कि वहाँ एक युद्ध तो शायद रुक जाएगा, मगर इजराइल को कंडेम करके इजराइल को स्टॉप करने वाला एक ही देश है, और वो देश खामोश है। जी संजय जी, इसमें आपका भी क्या व्यू रहेगा? क्योंकि भारत अपनी तरफ से ये भी बात कई बार मंचों पर सामने आई है कि बैकडोर नेगोशिएशंस में, पीस नेगोशिएशंस में भारत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और भारत की ओर विश्व भी उम्मीद से देखता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी उनके बेहतर संबंध हैं, और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी वे मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। समाधान की दिशा में भारत की भूमिका? देखिए, युद्ध एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जटिल मामला है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। और वैसे ही अगर कोई हम लोग शांति प्रस्ताव के बारे में सोचे, वो भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज की स्थिति में इनकमिंग प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ख्याल है यूक्रेन के युद्ध के बारे में, मेरे ख्याल में ये शायद कोई शांति ला सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन को वैसा उस स्तर से आर्म सपोर्ट नहीं करेगा, नेटो के साथ जो उनका संबंध है उसको उस दर्जा तक नहीं रखेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो यूक्रेन का सक्षमता काफी कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या भी है, क्योंकि शांति शायद हो सकता है, लेकिन इसमें लॉस ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का भी सवाल है, जो कि यूक्रेन को सफर करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई शांति का प्रोस्पेक्ट है। दूसरा जो है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच, जो कि आज काफी रीजन में भी फैल चुका है, ना सिर्फ लेबनान बट ईरान के साथ भी डायरेक्ट कुछ हमला हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत क्रिटिकल स्टेट में है। मेरे ख्याल में मेरा जरा दूसरा किस्म का राय है इसके बारे में, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी वाला सिचुएशन हो जिसमें बिजनेस और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और बढ़े, और इसी वजह से उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स का, आपको याद होगा पिछली बार जब उन्होंने उसका चालू किया था, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, मोरक्को वगैरह कुछ देशों ने ज्वाइन किया था, और कुछ ये भी कहा जा रहा था कि शायद सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने वाला है। इससे एक स्टेबल सिचुएशन का पॉसिबिलिटी था, जिसमें बिजनेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच सब इकट्ठा बढ़ा सकते थे। इजराइल के सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन देखा जाए तो संजय जी, आज विश्व एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक और युद्ध और संघर्ष दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर
ग्लोबल साउथ के देशों के सामने विकास की चुनौतियों से पार पाने की एक तस्वीर है जो सामने आ रही है, जिसको लेकर भारत बहुत मुखरता से विभिन्न मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता रहा है। ऐसे में रवि जोशी जी, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और उस परिप्रेक्ष्य में हम G20 की बात करते हैं, उसमें भारत का जो योगदान दिल्ली एग्रीमेंट के जरिए सामने आया वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन अब आने वाले वक्त में इस G20 शिखर सम्मेलन से आपको क्या लगता है, हमने क्या सकारात्मक भी हासिल किया है जिसके आधार पर एक उम्मीद जग सके? क्योंकि जब संघर्ष की बात करते हैं, लड़ाइयों की बात करें, उन सबके बीच कहीं तो उम्मीद की किरण भी दिखती है ना विश्व को विकास की दिशा में। देखिए, भारत ने एक बहुत ही सक्रम कार्य किया है। पिछले साल जब न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था, वहाँ पर उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर स्टेट बना के, अफ्रीकन यूनियन इज अ यूनियन ऑफ 55 अफ्रीकन स्टेट्स, और यहाँ पर उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग दिशा में वो चलते हैं, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अलग अलग है। और इसको हम लोग ये कहते हैं कि हम वी आर बिकमिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। यू सी, दिस इज अ कंटेस्टेड फैक्ट इवन अमंग द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ इसको मानता है या नहीं मानता है, ये बात अलग विचार है, मगर हम लोगों ने एक सक्रम कार्य किया है बाय ब्रिंगिंग दैट अफ्रीकन यूनियन। इससे पहले यूरोपियन यूनियन एक मेंबर स्टेट बन के G20 में था। सो हमने क्या किया है, वी आर नाउ गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द वॉइसेस ऑफ द साउथ हु आर मच पुअरर देन द नॉर्थ, एंड उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी डिमांड्स को हम लोग मेन टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अब इससे आगे क्या फायदा होगा उन कंट्रीज को, ये देखने वाला है। बिकॉज यहाँ पर जैसे संजय भट्टाचार्य ने भी कहा है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस अब बहुत वीक हो गए हैं। तो अभी एवरी कंट्री वांट्स टू ट्रेड ऑन बायलैटरल टर्म्स। अमेरिका वांट्स टू डू ट्रेड ऑन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दिस इज द न्यू स्लोगन of which will Trump will insist upon that. So similarly, China will do trade on its own terms with African countries. And India has interest in a different manner. So bilateralism is the strongest force in the world. And that is the main driving force of all trade and commerce. अभी ट्रंप आएंगे तो वो सारे कंट्रीज के ऊपर उन्होंने कहा है कि 20% टैरिफ हम लगाएंगे। तो इससे पूरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी वर्ल्ड ट्रेड फ्रेमवर्क जो है वो चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने और भी कहा है कि चाइना के ऊपर तो 60% टैरिफ लगाएंगे। तो ये दिस विल लीड टू अ ट्रेड वॉर बिटवीन द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स इन द वर्ल्ड। और ऐसे में जबकि G20 पे पहले ही सप्लाई चेन्स को लेकर एक चिंता जाहिर की जा चुकी है, और एक और इस तरह के एक राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। वही दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि G20 के मंच पर ही संजय भट्टाचार्य जी, एक हंगर अलायंस की स्वीकृति मिली है, वो कि भूखमरी से हमको लड़ना है। इस तरह की चुनौतियों से पार पाने की दिशा में देश आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उदाहरण को सामने रखा कि कैसे यहाँ विश्व की 17% से अधिक जनसंख्या है हमारे देश में, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को भी उनकी भूखमरी के साथ साथ, गरीबी से बाहर निकालने के साथ साथ पोषण का भी काम कर रहे हैं, और जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे SDGs हासिल करने की दिशा में हम आगे बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। एक नजीर प्रस्तुत करता है विश्व के सामने ये, लेकिन ये अलायंस कहां तक आपको लगता है ये अलायंस आज के दौर की जरूरत है, और जिस तरीके से भारत और तमाम देशों ने इसका समर्थन किया, जमीन पे कुछ फर्क डाल पाएगी? मेरे ख्याल में ये हंगर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स पॉवर्टी अलायंस। और लूला ने जैसे कहा कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है दुनिया के सामने, और ये जो है क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली जब SDG का असेसमेंट हुआ था तो हमें ये पता चला कि SDG के अचीवमेंट में, SDG 2030 के अचीवमेंट में बहुत ही शॉर्टफॉल है, और सभी देश पीछे हैं, हम भी पीछे हैं, और हमें भी ज्यादा एफर्ट्स करना होगा ताकि हम लोग अपना जो टारगेट्स है उसको हम लोग अटेन कर सके। लेकिन इसमें ये फूड और हंगर और पॉवर्टी का जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड के लिए एक है कि फूड अवेलेबिलिटी, ताकि फूड सिक्योरिटी हो, और इसमें जो ये अलायंस बना है, इसमें जो फंड
जो इकट्ठा किया जाएगा और जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स किया जाएगा ताकि फूड सिक्योरिटी हो, खासकर कि उस इलाकों में जो कि वल्नरेबल है। आपको याद होगा जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस टाइम वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज अफेक्टेड वाज फूड सिक्योरिटी, क्योंकि वो यूक्रेन और जो रशिया का इलाका है वहां से काफी ग्रेन एक्सपोर्ट हुआ करता था, अफ्रीका के इलाके में, कुछ एशिया के इलाकों में भी, जो कि फूड डेफिसिट है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा कनेक्टेड है, क्योंकि आप तो सब्सिडी जीवन भर तक नहीं दे सकते हैं, ये पॉवर्टी का, और पॉवर्टी के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, और इसके लिए दूसरे तरह का काम करना चाहिए। और इसमें नॉर्थ का जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो सहयोग संगठन, जो कोऑपरेशन है, वो बहुत ही जरूरी है। तो ये कोई कॉन्टेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट के नजरिया से देखना सही नहीं होगा, ये एक कोऑपरेटिव अप्रोच की जरूरत है। और ये जो फूड अलायंस है ये उसी अप्रोच से क्या है, वो पिछले साल हम लोगों ने जो कहा था कि वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये एक प्रिंसिपल है जिसपे ये, उस आधार पे ये सारे ब्लॉक्स बन सकते हैं। तो ऐसे में तो जब हम विकास की बात करते हैं और चुनौतियों की बात करते हैं रवि जोशी जी, तो उसमें वित्त फिर से एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो ऐसे में जब हम मल्टी डेवलपमेंट MDBs की बात करते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, वित्तीय व्यवस्था की बात करते हैं, उनमें पारदर्शिता की बात करते हैं, उनमें एक स्थिरता की भी बात करते हैं, ताकि विकासशील देशों को विकास कार्यों के लिए वित्त मुहैया हो सके। ये तमाम प्रावधान बनाए जा चुके हैं विभिन्न मंचों पर, ताकि देशों को विकास के लिए वित्त मुहैया हो सके। इनमें पारदर्शिता की और जवाबदेही की जो मांग भारत जैसे देशों के द्वारा भी की जाती रही है, ये भी वक्त की मांग कही जा सकती है। और आपको लगता है कि इन बहुपक्षीय मंचों पर जब बैठकर विमर्श होती है तो उनमें से इस दिशा में आगे बढ़ने का भी एक रास्ता तय होता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसको मैं ब्रॉडली ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स उस सब्जेक्ट के अंदर लाऊंगा। ये बेसिकली दिस हैज बीन अ डिमांड, ये काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है G20 में। ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पहले जिन्होंने कहा, जैसे UN हो, जैसे WTO हो, या IMF, वर्ल्ड बैंक हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें आप किसको कितना अधिकार है और पारदर्शिता कहाँ पर है, और क्या वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बाकी सब देशों के लिए वो जब लागू होता है तो क्या उनके लिए फ़ायदा है। आपको ये याद रखना चाहिए कि G20 कैसे पैदा हुआ था। G20 1997 में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब G20 हुआ था। अब 2002 में एक और महा क्राइसिस हुआ अमेरिका में, again it affected America and Europe and so many countries, the global financial crisis where so many big banks went bankrupt. That time the point is it was a crisis of capitalism, and capitalism wanted more markets to be opened without trade barriers. तो ये G20 इसीलिए पैदा हुआ था कि आपने दूसरे देशों को एक संगठन में लाइए ताकि वो लोग अपना ट्रेड बैरियर्स हटाएंगे, तभी ग्लोबलाइजेशन शुरुआत हुई। ग्लोबलाइजेशन को सबसे बड़ा फायदा हुआ वेस्टर्न कैपिटलिज्म के लिए, मगर इससे आपने ग्लोबलाइजेशन में फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल किया, बट फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर नहीं किया। मगर अभी ये जब ट्रम्प आएंगे तो ये ग्लोबलाइजेशन को पूरा रिवर्स करेंगे वो। और उन्होंने तो पहले कहा है कि एंड नाउ देयर इज एन इकोनॉमिक नेशनलिज्म व्हिच इज बोर्न एवरीवेयर, व्हिच इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, make India great again. So these are the economic nationalisms which will hinder the groupings like G20. इससे G20 के लिए कोई फायदा नहीं होगा, इससे बिल्कुल रिवर्सल होगा। So now, but we are asking for global reforms in the global governance structure from those countries which are having a vested interest in keeping those global structures of power. वो लोग आपको UN सिक्योरिटी काउंसिल में ना इंडिया को लाएंगे, ना जर्मनी को लाएंगे, ना ब्राजील को लाएंगे। तो यानी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भारत जैसे देश हैं जो आगे बढ़ने की राह भी दिखा रहे हैं। अंत में संजय भट्टाचार्य जी, एक कमेंट आपसे चाहूंगी, क्योंकि भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उदाहरणों के माध्यम से भी विकासशील देशों के लिए एक मदद का हाथ बढ़ाने को हमेशा तैयार रहा है। और ऐसे में जब हम G20 के घोषणा पत्र में इन चीज़ों को देखते हैं कि आप डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें ताकि लोगों तक सामाजिक न्याय पहुंच सके, इत्यादि तमाम व्यवस्थाएं काम करती नजर आए, भारत की भूमिका वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों के विकास के साथ साथ G20 के मंच पर आपके क्लोजिंग कमेंट्स।
मेरे ख्याल में G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है, क्योंकि आज के दिन में जब मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस इतने क्राइसिस में है और वहां से हमारे लिए कोई समाधान नहीं आने वाला है, तो हमारे लिए सिर्फ प्लूरिलैटरल बॉडीज या रीजनल बॉडीज जो हैं, जैसे कि G20 हो या बाकी सारे रीजनल बॉडीज, उनके माध्यम से हम लोग कोई लोकल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। बायलैटरल सॉल्यूशंस ऑलवेज अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा रीजनल लोकल सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से आता है। हमें ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि सब कुछ आज ही हल हो जाएगा, क्योंकि जब कोई डेवलप्ड कंट्री का ग्रोथ स्लो डाउन होता है, वो अपना जो कंट्रोल है उसको पकड़ने के लिए और रखने के लिए बहुत जोरदार प्रयत्न करता है, और हम लोग भी उतना ही प्रयत्न करते हैं ताकि हम लोग भी डेवलप्ड हो जाए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कोऑपरेशन का कितना हाथ होगा, ये G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशन से होगा। हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट हमें लीपफ्रॉग करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें कि लोगों का एम्पावरमेंट, एस्पिरेशन हमारे सिटीजन्स का बढ़ सके। वैसे ही जैसे कि टेक्नोलॉजी है, वो भी एक लीपफ्रॉग करने का एक माध्यम है। आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे भारत ने बहुत अच्छी तरह यूज किया है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ कुछ देश वो भी हमारे से वो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारा ओनली मॉडल है। डेवलप्ड कंट्रीज के पास बहुत ही अच्छे सारे मॉडल्स हैं, जिसके वजह से वो लोग इतना सक्षम है। आज हमें उनको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। शायद मुझे लगता है एम्बेसडर संजय कि हमें जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की हम बात लगातार कर रहे हैं कि आइए सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, ताकि अपने देश को विकसित भारत बना सके 2047 तक। तमाम देशों के सहयोग या निवेश तो जरूरी है ही, लेकिन आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ शायद हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जोशी जी, संजय भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो G20 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी तमाम खबरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन के सत्र में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, लेकिन साथ ही आज विदेश मंत्रालय की वार्ता भी होगी, प्रेस वार्ता, जिसको भी आप तक लेकर आएंगे। और आज क्लोजिंग सेशन भी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स भी आएंगी, जो तमाम जानकारी G20 से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचाते रहेंगे स्विफ्ट ड्यूटी न्यूज पर। फिलहाल इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।